तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, या फिर कह लीजिए इस वीडियो सीरीज़ का, जिसमें हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और घटना चक्र की पिक्टोरियल मैगजीन है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल एंड सीएजी। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका? प्रेसिडेंट करता है गेस्ट। क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उनको एज ए जज अपॉइंट किया जा सके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, स्पेशलिटी क्या होती है? टू बी राइट टू बी प्रेजेंट और टू स्पीक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉट द राइट टू वोट। ये कहीं वोट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं, बातचीत या फिर अपना डिस्कशन या अपने व्यू पॉइंट को बता सकते हैं। टेन्योर क्या होता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सैलरी नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिटरमाइंड बाई द प्रेसिडेंट। और ये आर्टिकल कौन से किसके अंडर आते हैं? आर्टिकल 76 की बात हो रही है। थोड़े से वन लाइन फैक्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर और एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अटॉर्नी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देख चुके हैं ऑलरेडी को। फिर आता है नॉट बीन अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बट कैन नॉट वोट, ही इज अटॉर्नी जनरल। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट को घुमा फिरा के बता रहा है। नेक्स्ट है द वन हु इज फर्स्ट लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका एडवोकेट जनरल होता है। इसके पैरेलल में जो पोजीशन होती है गवर्नमेंट स्टेट या स्टेट लेवल पे, उसकी बात हो रही है। फिर आता है द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 148। ठीक है, तो सीएजी ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। कैसे रिमूव किया जाता है? बाई द मैनर ऑन विच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव। ठीक है, उसी तरह से बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों जो हाउसेज होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू एक जज को रिमूव किया जाता है। ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सीएजी को रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट है द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड। किसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, द सीएजी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अकाउंटिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कब उसको सेपरेट किया गया था? 1976 में सेपरेट किया गया था। ठीक है, थोड़े मिसलिनियस फैक्ट है, देख लेते हैं क्या है। तो ये फाइनेंस कमीशन है ना, ये नंबरिंग दी हुई है। अपॉइंटमेंट किस ईयर में हुआ था? चेयरमैन कौन था और टेन्योर क्या था? तो फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं, और जो लेटेस्ट होता है उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट कब आया था फाइनेंस कमीशन? 1951 में। केसी नियोगी इसके चेयरमैन थे, और 1952 से 1957 तक इसका टेन्योर था। सेकंड कब आया? 1956 में, और के संथानम इसके चेयरमैन थे। 57 से 62 तक आया। और फिर हम आते हैं अभी लेटेस्ट, तो 14th फाइनेंस कमीशन 2013 में आया। वाईवी रेड्डी इसके चेयरमैन थे, 15 से 2020 तक रहा। 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में आया। ठीक है, एनके सिंह द्वारा चेयरमैन थे इसके, और 2021 से 2026 तक इसका टेन्योर है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कह लीजिए, तो वो आपका 16th फाइनेंस कमीशन वो अनाउंस हो चुका है। ठीक है, और आर्टिकल 280 के अंदर इसको अनाउंस किया जाता है। उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर, मतलब कह लीजिए डॉक्टर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन अरविंद पनगरिया जी हैं, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। और इसका टेन्योर 2026 से, या कह लीजिए 2027 से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख। तो एडवोकेट जनरल के बारे में थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। तो ये फर्स्ट लीगल एडवाइज़र टू द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। क्वालिफिकेशन क्या होती है? वही जो आप कह लीजिए अटॉर्नी जनरल की होती है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। सैलरी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, जैसे अटॉर्नी जनरल की कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। आर्टिकल रिलेटेड 165, याद रखिएगा 165 की बात हो रही है। और आर्टिकल कितना होता है अटॉर्नी जनरल का, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सीएजी के बारे में, थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। तो सीएजी जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है 148 से 151, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। सैलरी क्या होती है? पे इक्वल टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली ऑडिटिंग, फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग बोथ होता है। और ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, सबमिट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, रिपोर्ट्स अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द गवर्नमेंट, अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। ठीक, ये याद रखिएगा। थोड़े मिसलिनियस फैक्ट्स देख लेते हैं। किसके बारे में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव
और जुडिशरी में डिवाइड किया जाता है, आप सभी को पता है। तो लेजिस्लेचर में क्या आता है आपका, राज्यसभा जिसमें 250 सीट्स होती हैं, लोकसभा जिसमें 550। फिर आता है प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव में क्या कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, कौन कौन से विंग्स होते हैं उसके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, पंचायती राज कमेटीज़ के बारे में देख लेते हैं। मैंने कई बार मेंशन किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार उलट पलट करके क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। तो आपका पंचायती राज कमेटी, पहली जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी है 1957, फिर आती है अशोक मेहता कमेटी 1977, जीवीके राव कमेटी आती है 1985, एलएम सिंघवी कमेटी आती है 1986 और पीके थुंगन कमेटी आती है 1988। ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं, स्टेट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना, और क्या रीसेंट चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये आपका होमवर्क है। तो इस मैगजीन के हिसाब से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार एंड महाराष्ट्र है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये टॉपिक, सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं हमें पढ़ना अच्छे से। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है, टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, और दूसरा क्या है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन किस स्तर पे होता है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो डिफरेंट होता है प्रेसिडेंट से, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बाय सीक्रेट बैलेट। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। सैलरी 4 लाख रुपीज पर मंथ एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या ये सेम है या चेंज हुआ है, ये गूगल कीजिए। नेक्स्ट है वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय डेथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय वॉलंटरी रिजाइनिंग, बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर। किसको रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं, तो ये आपको देखना है, ये प्रेसिडेंट को भेजते हैं अगर प्रेसिडेंट वहाँ उस समय अपने पद पे हैं। ठीक है, फिर आता है बाई रेजोल्यूशन पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एंड एग्रीड टू बी बाई लोकसभा। अब ये रीसेंट डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि जगदीप धनखड़ जी के अगेंस्ट कल कुछ हुआ है ना पार्लियामेंट में, हम कह लीजिए जया बच्चन जी के से कुछ आर्गूमेंट हुआ, उस पर उन्होंने अवमानना प्रस्ताव या कह लीजिए इनको रिमूव करने के लिए जो एक प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। तो यही है वो चीज़ जो आपका रियल टाइम हमें एग्जाम्पल दिख रहा है अपने अगल बगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड देयर टेन्योर। ठीक है, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका टेन्योर क्या था, 1952 से 1962। फिर 1900 उस बीच में 2 बार इनका टेन्योर आया, 1952 से 57, 57 से 62। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 के बीच में। फिर आते हैं वीवी गिरी 67 से 69। गोपाल स्वरूप पाठक जी आते हैं 69 से 74 तक बीच में। फिर आते हैं 5th नंबर पे BD जट्टी जी 1974 से 1979। फिर आते हैं डॉक्टर मिस्टर हिदायतुल्लाह जो कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये 1979 से 1984 के बीच में थे। फिर आते हैं 7th नंबर पे R वेंकटरमन, ये 84 से 87 के बीच में रहे। फिर आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 1992 के बीच में रहे, और इसके बाद ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक, उसके बाद आते हैं डॉक्टर KR नारायण जी, और इसके बाद ये भी प्रेसिडेंट बने, है ना। नेक्स्ट आते हैं कृष्णकांत जी, है ना, जो कि 97 से 2002 के बीच में रहे। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत जी, और ये इलेक्शन लड़े थे प्रेसिडेंट का इसके बाद। उसके बाद आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी जो कि 2007 से 17 तक रहे, इनका दो टेन्योर रहा है इस बीच में, और ये 2007 से 2012 के बीच में और 12 से 17 के बीच में। और उसके बाद वेंकैया नायडू जी थे 2017 से 2022 तक, और उसके बाद से आपके जगदीप धनखड़ जी बने वाइस प्रेसिडेंट। राइट, नेक्स्ट देख कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द वन हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू परफॉर्म हिज फंक्शन। ठीक है, फिर आता है द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द लाइन्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इस पर बात हो चुकी है हमारी। फिर आता है इन द ऑफिशियल ऑर्डर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स आफ्टर प्रेसिडेंट, तो 2nd नंबर पे आता है अगर ऑर्डर ऑफ मेरिट देखा जाए तो।
ठीक है। नेक्स्ट आता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेंशन किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 61 क्या था? ये इम्पीचमेंट की बात करता है प्रेसिडेंट की, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक बार इम्पीचमेंट आता है, ठीक। फिर आता है द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जब आप शेड्यूल्स पढ़ते हैं उसमें आता है सैलरी एंड एमेंडमेंट्स की बात करते हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं देखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट सैलरी ड्रॉ नहीं करता है, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सैलरी ड्रॉ करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर आता है ही हु इज़ एम्पावर्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग से वैकेंसी, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक। फिर आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या क्या है, मतलब अलग अलग जो फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? वाइस प्रेसिडेंट, है ना। हेडेड एंड मीटिंग चेयर्ड कौन करता है? इसकी मीटिंग चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर, करते हैं कैबिनेट की या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। और एक्ट क्या है? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इनका काम क्या है? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, वो आपका काम है सर्च करना, है ना, ये चीज़ें याद रहती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंटर, ठीक है। तो टिल 15 अगस्त 1947 तक 18 थे, एट प्रेजेंट 52 है, लेकिन ये उस समय की बात है जब मैगजीन छपा होगा। आज के दिन में है कितने हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? इसको भी सर्च कीजिए, तुरंत गूगल पे दिखाएगा, दिमाग पे छप जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। फिर आता है द वन हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ये आपके प्रेसिडेंट हैं। फिर आता है द हु प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर आता है मिनिस्टर कैन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बिकमिंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़के या फिर राज्यसभा का मेंबर बन के या फिर लोकसभा का मेंबर बन के उनको पार्ट ऑफ द हाउस बनना होता है किसी भी तरह से, ठीक है। तो वर्ड कैबिनेट यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बार यूज हुआ है, और कहाँ पे यूज हुआ है? क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 352। चलिए थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो कि रिलेटेड हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्टिकल 74(1) क्या कहता है? टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, ठीक। फिर 74(2) क्या कहता है? एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, कहीं भी कोर्ट में उसको इंक्वायरी नहीं हो सकती। ये क्या एडवाइस वो दिए थे प्रेसिडेंट को, ठीक है। आर्टिकल 75(1) क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। आर्टिकल 75(1)(a) क्या कहता है? स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या किसके बारे में क्या बोला जाता है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 75(2) क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75(3) क्या कहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 74(a) क्या 75(4) क्या कहता है? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा फंबल हो गया मेरे साइड से। ये क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ टू द मिनिस्टर्स। आर्टिकल 78 क्या कहता है? ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक। अब थोड़े से और फैक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स क्या कह रही है? द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। द कैबिनेट लेवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड कैबिनेट, ठीक। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी मालूम है। चलो, द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जिसको बोला जाता है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर आता है द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम बॉस होते हैं, सारे IAS ऑफिसर्स जो भी इंडिया में होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, है ना, थोड़े से और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हम देख चुके हैं इसको। देयर शैल बी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा
टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 50 मेंबर्स की एटलीस्ट ज़रूरत होती है जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा में। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। फिर आता है द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज आर के सनमुखम चेट्टी जी थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ऑफ द कह लीजिए लीग है क्वेश्चन है, तो कई बार इस बारे में बात होती नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है इस तरह के फैक्ट्स को। कहता दो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक। एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंडिया एज वाइट पेपर। फिर आता है आर्टिकल 75 1A वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब 75 1A हमने देखा है ना, अभी हमने यही था, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा था ना मैं। देखिए यहाँ पे आपको आ गया, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट वॉज मेड ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये क्या है, ये कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट वॉज गिवन द पावर टू सेंड द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट वंस फॉर द रिकंसिडरेशन। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लेते हैं एक बार को, ठीक है। फर्स्ट पे आपके प्रेसिडेंट है, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट, फिर तीसरे पे प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ पे गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, फिर उसके बाद फिफ्थ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की बात की जाती है। सिक्स पे दो लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सेवन्थ पे कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। 7th ए पे कौन है? होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, ठीक है। तो अगर भारत रत्न होल्डर एक स्टेज पे खड़े हैं, ठीक है, तो वो गवर्नर से ऊपर माने जाते हैं। आउटसाइड, अगर वो आउटसाइड जो मान लीजिए यूपी के गवर्नर एमपी में है या महाराष्ट्र में है और वहाँ पे सचिन को किसी फंक्शन में अनाउंस किया या फिर बुलाया गया, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से पहले सैल्यूटेशन जो दी जाएगी वो सचिन तेंदुलकर को दी जाएगी, ना कि गवर्नर ऑफ यूपी को दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8th नंबर पे एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी हाई कमिश्नर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक्रेडिटेड टू इंडिया। फिर आता है गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक। फिर आता है 9th पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर 9A है चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये तीनों लोग 9A पे आते हैं। 10th पे है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ नीति आयोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन। फिर 11th पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। फिर लास्ट 12th नंबर पे चीफ्स ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ जनरल और इक्विवेलेंट रैंक, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। कुछ और नोट्स हैं, देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज रिलेटेड टू द रैंक ऑर्डर ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. It is used to occasion of political function. The notification regarding the order of precedence was issued in 26 जनवरी 1979. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा. द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट अप है हमारा पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट की बात की जा रही है, हम देखते हैं क्या उसके विंग्स है, क्या क्या डिटेल्स है उसकी. ठीक है, तो पार्लियामेंट की बात कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहता है पार्ट 5 में पार्लियामेंट आएगा. और आर्टिकल कौन से कवर कर रहे हैं, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक. ऑर्गन कौन कौन से हैं, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा. राज्यसभा अपर हाउस है, आर्टिकल 80 कवर करता है उसको. लोकसभा लोअर हाउस है, आर्टिकल 81 कवर करता है. फंक्शंस क्या है, लॉ मेकिंग पावर है इसके पास. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं. फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था. फर्स्ट स्पीकर कौन थे, गणेश वासुदेव मवलंकर जी थे. ठीक है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार थी. मिनिमम एज लिमिट टू बिकम ए मेंबर 25 साल होती है. एडजर्नमेंट कौन देता है, लोकसभा स्पीकर. समन प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है, लोकसभा सीट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. मैक्सिमम प्रोविजन कितनी है, 550 की है. फ्रॉम स्टेट 530, यूनियन टेरिटरी से 20 आएंगे. प्रेजेंट स्टेटस कितना है, 543 सीटें अभी प्रेजेंट हैं. फ्रॉम स्टेट 524 और यूनियन टेरिटरी से 19 आए हुई हैं. ठीक है,
104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो सीजेज द रिजर्वेशन सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इट केम इनटू फोर्स ऑन 25th of January 2020. एट प्रेजेंट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड इन द 17 लोकसभा. 17 लोकसभा तो है नहीं हमारी, अब 18th लोकसभा आ चुकी है, उस टर्म विल बी टिल 2024 में. इनका जो अभी जो लास्ट एंग्लो इंडियन मेंबर्स थे वो 24 में जब उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट कोई भी नॉमिनेट नहीं होगा. ठीक है, अब देखो जैसे ग्रुप पे कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लक्ष्मीकांत पे नहीं मिलेगा या फिर इस तरह के क्वेश्चंस कई लोग बोलते हैं. तो मैं बोलता हूँ घटना चक्र पढ़ना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, बस इसी तरह के क्वेश्चन के लिए, है ना, कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स एंड रिलेटेड स्टेट कई बार आता है, बहुत बार आया हुआ है. तो एक बार हम इस पैटर्न में पढ़ेंगे, पैटर्न में देखेंगे इस चीज़ को. ठीक है, तो एक सीट मिली हुई है लद्दाख को, 5 सीटें मिली हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर को, 4 सीटें मिले हुए हैं हिमाचल प्रदेश को, 13 सीटें मिली हुई है पंजाब को, 5 सीट मिली हुई है उत्तराखंड को, 10 सीट मिली हुई है आपके हरियाणा को, 80 सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के पास, 40 सीटें हैं आपके बिहार के पास, 1 सीटें हैं सिक्किम के पास, 42 सीट है आपके पास किसके पास, वेस्ट बंगाल के पास, 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश, 14 सीटें असम हैं. ठीक है, 2 सीटें आपकी मेघालय के पास मिली हुई है आपके पास, फिर 2 सीटें त्रिपुरा के पास मिली हुई है, 1 सीट मिली हुई है मिज़ोरम को, 2 सीटें मिली हुई है मणिपुर को और 1 सीट मिली हुई है नागालैंड को. तो ये नॉर्थ ईस्ट हमारा ये पैटर्न है. एक सीटों वालों को ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होगा कि पूछ देगा इन तीनों का नाम एक साथ, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मणिपुर को 2 सीटें मिली हुई हैं. तो जो टर्मोइल एरिया है ना, रिसेंट करंट अफेयर ये कि रिसेंट टर्मोइल एरिया है आपका मणिपुर, वहाँ पे 2 सीटें हैं, मेघालय को 2 सीटें मिली हुई हैं, त्रिपुरा को 2 सीटें मिली हुई हैं, लेकिन मिज़ोरम और नागालैंड और मिज़ोरम को 1 सीटें मिली हुई हैं और सिक्किम को 1 सीट मिली हुई है. ठीक है, चलिए सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया का सीट्स देखते हैं. तो राजस्थान को 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश को 29 सीटें हैं, 26 सीटें मिली हुई हैं गुजरात को, 48 मिली है महाराष्ट्र को, 14 मिली हुई हैं आपके झारखंड को, 11 मिली है छत्तीसगढ़ को, 21 मिली हुई है उड़ीसा को, ठीक, 25 मिली है तेलंगाना को, 17 मिली है आपके, माफ़ कीजिएगा 25 मिली हुई है आपके आंध्र प्रदेश को, 17 मिली हुई है आपके तेलंगाना को, 28 सीटें कर्नाटका को, 2 सीटें गोवा को मिली हुई हैं, 39 सीटें तमिलनाडु को, 20 सीटें केरला को. यानी 2 सीटें अगर बात की जाए तो 2 सीटें कई जगह दिख रही हैं आपको, 2 सीटें अरुणाचल, गोवा, है ना, आपको मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और 1 सीट 3 स्टेट में है आपकी, या फिर कह लीजिए यूनियन टेरिटरी भी जोड़ लेते हैं तो आपका लद्दाख हो गई, आपका सिक्किम हो गई, आपका एक नागालैंड और मिज़ोरम हो गई. ठीक, तो याद रखिएगा. और यूनियन टेरिटरी के बाद देख लेते हैं, चंडीगढ़ को 1 मिला हुआ है, यहाँ पे भी अंडमान एंड निकोबार में 1 सीट है, लक्षद्वीप को 1 मिला हुआ है, पुडुचेरी को 1 मिला हुआ है, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव को 2 सीटें मिली हुई हैं. ठीक है, याद रहेगा. नेक्स्ट स्टेप है लोकसभा स्पीकर्स के बारे में. ठीक है, तो वही बात आती है, फर्स्ट सेकंड थोड़ा जानना ज़रूरी हो जाता है और कुछ नोटेबल नाम है तो भी जानना ज़रूरी हो जाता है. तो फर्स्ट आपके जीवी मवलंकर जी थे, है ना, 1952 में बने और 1956 तक रहे. सेकंड आपके एम अनंत श्यानम अयंगर जी थे जो 1956 में बने, 1962 तक रहे. ठीक, और एक चीज़ नोटेबल नाम आता है जो GS ढिल्लन जी थे, वो 1969 में बने और 71 तक रहे, फिर 71 से 75 तक रहे. ठीक है, अब लेटेस्ट देखते हैं. ठीक है, जो अभी लेटेस्ट जो लोग रहे हैं, 18वें नंबर पे ओम बिरला जी थे, है ना, जो कि 19 से लेकर 24 तक थे, फिर 24 से 19वां नंबर पे फिर उनका आता है और वो 24 से फिर से 29 तक रहेंगे. ठीक है, 24 से, उससे पहले सुमित्रा महाजन जी थी 14 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पे. 16वें नंबर पे मीरा कुमार जी थी, जो उसका देखे हैं अभी, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थी, वो 2009 से 2014 तक थी. ठीक है, याद रखिएगा. तो कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं. द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, है ना, द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, पार्लियामेंट कहते हैं उसको. ठीक है, स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1971 के सेंसर पे बेस्ड है ये. ठीक है, टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक के बीच में, फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट सेशन से लेकर लास्ट सेशन तक. ठीक, द टर्म ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी, कितना बढ़ाया सकता है, 1 year एट अ टाइम. ठीक, देयर शैल नॉट बी अ गैप बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन. कितना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, है ना, 2 सेशन के बीच का गैप. द लोकसभा और द राज्यसभा
हैज़ अ कोरम ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी इतने मेंबर तो होने ही चाहिए कम से कम सेशन चलाने के लिए, ठीक है। फिर आता है द स्पीकर ऑफ लोकसभा यूजेज हिज कास्टिंग वोट ओनली इन द केस ऑफ टाई, ठीक है। ठीक आता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन द वन हु एडमिनिस्टर द वोट टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, कौन होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, नॉर्मली सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं ये, और ये इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। फिर द प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ लोकसभा एंड गवर्नर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है एट द प्रेजेंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला, है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा ओम बिरला जी इस समय 17th हैं, है ना, 17th स्पीकर है। फिर आते हैं लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर द लोकसभा constituency is fixed at 95 lakhs for bigger state, 70 lakhs for smaller state as per the revised till as per revision till Jan 2022, ठीक है। The first speaker of Lok Sabha against whom a no confidence motion was brought in the Lok Sabha, ये थे जीवी मलंकर जी, है ना, जो पहले आपके कह लीजिए पहले ही स्पीकर थे हमारे, ठीक है। तो आते ही आते मिल गया था क्या उनको। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट फंक्शन डायरेक्टली अंडर द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक। फिर आते हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़े से डिटेल्स को देखते हैं, ठीक है। नेचर क्या है, ये परमानेंट हाउस है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर को कितना है, 30 साल, ठीक है। मेंबर्स टेन्योर कितना है, 6 साल का भाई, ठीक है। टोटल सीट्स कितने हैं, 250 सीट्स हैं, उसमें से फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितनी है, ये है आपकी 238, और नॉमिनेटेड बाई जो प्रेसिडेंट हो 12 लोग होते हैं, और अलग अलग फील्ड से आते हैं, चाहे वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज से, ठीक है। और इलेक्शन इसका इनडायरेक्टली होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कह लीजिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से होता है, और बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। अब नेक्स्ट आता है राज्यसभा मेंबर्स रिलेटेड स्टेट, अलग अलग स्टेट से कितने राज्यसभा मेंबर आए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपका जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, 4 मेंबर्स, आपका हिमाचल से 3, आपका पंजाब से 7, उत्तराखंड से 3, दिल्ली से 3, पंजाब से 5, हरियाणा से 5, राजस्थान से 10, यूपी से 31, ये याद रखिएगा, बिहार से 16, सिक्किम से 1, ठीक, असम से 7, अरुणाचल से 1, ठीक, नागालैंड से 1, मणिपुर से 1, मिजोरम से 1, त्रिपुरा से 1, मेघालय से 1, वेस्ट बंगाल से 16, झारखंड से 6, आपका उड़ीसा से 10, छत्तीसगढ़ से 5, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11, महाराष्ट्र से 19, ये आपके आंध्र प्रदेश, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना से 7, आंध्र प्रदेश से 11, ये आपके कर्नाटका से 12, गोवा से 1, ठीक, तमिलनाडु से 18, 9 आपके केरला से, और पुडुचेरी से 1, ठीक। तो एक वाले जितने हैं प्लस थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की भैया सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड बिल्स, ठीक है। कितने तरह के बिल्स होते हैं, एक ऑर्डनरी बिल होता है, फिर फाइनेंशियल बिल होता है, स्पेशल बिल होता है, और मनी बिल होता है। फाइनेंशियल बिल में 2 तरह के फाइनेंशियल बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। एक को लोकसभा में ही क्या कहते हैं पारित कर सकते हैं, है ना, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशल बिल, कौन कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, तो इसमें एक फेडरल होता है, स्टेट कंसेंट रिक्वायर्ड होता है, एक नॉन फेडरल होता है जिसमें स्टेट कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक। फिर देखते हैं लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93, लोकसभा चूज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम इट्स अमंग इट्स ओन मेंबर्स, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा टेक ओथ एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट एज ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक। स्पीकर ने सबमिट एज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर को कर सकता है। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ऑल्दो इट इज नेसेसरी टू गिव नोटिस ऑफ 14 दिन, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोकसभा है वो रेजोल्यूशन पास करेगी तो रिमूव कर देंगे, उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अब फिर से मौलाना कुछ फैक्ट देखते हैं। लोकसभा इज टेम्पोररी हाउस, ये याद रखिएगा, विच कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट at any time on the advice of Prime Minister.
द टर्म ऑफ लोकसभा सबको पता है 5 साल है। एट टाइम ऑफ इमरजेंसी पार्लियामेंट में बाई लॉ एक्सटेंड टर्म ऑफ लोकसभा बाय विच कैन नॉट एक्सीड 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है, 1 साल एट ए टाइम बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। द कोरम ऑफ लोकसभा इज 1/10 यानी 55 मेंबर होने ही होने चाहिए। अंडर आर्टिकल 108 ए प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, ये कई बार पूछा हुआ है। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन, ये भी कई बार पूछा हुआ है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, ये भी कई बार पूछा हुआ है। द टर्म ऑफ लोकसभा लास्टेड फ्रॉम अप्रैल 17 1952 टू अप्रैल 4 1957 while the first session of the Lok Sabha began on 13 मई 1952, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब आर ओ जैसे एग्जामिनेशन में पूछा आ सकता है इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। तो कंस्टिट्यूट कौन करता है, नॉमिनेटर कौन होता है, रिपोर्ट रिप्रेजेंट कौन होता है, ये स्पीकर और चेयरमैन होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेचर क्या है, लीगल राइट मिला हुआ है। 15 जून 2005 को पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। रिलेटेड केसेस कौन कौन से हैं, या फिर मेजर केस क्या है, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इफेक्टेड फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005 से इसको इफेक्टिव माना गया है, राइट। टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देख लेते हैं। परमानेंट कमिटीज़ कौन है, नेचर क्या है, परमानेंट है। कंस्टिट्यूट क्या होता है, हर साल कंस्टिट्यूट की जाती है। टेन्योर होता है 1 ईयर का, ठीक है। एडहॉक कमेटी क्या होती है, नेचर क्या टेम्प्रेरी होता है, किसी एक पर्टिकुलर बेसिस के लिए बनाया जाता है इनको। कंस्टिट्यूशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, टेन्योर क्या होता है, टिल द पर्पस और टास्क इज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटीज़ देख लेते हैं पार्लियामेंट की। ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको चेक करना है, ठीक है। कमेटी देखते हैं, सिंगल कमेटी होती है, जॉइंट कमेटी होती है। सिंगल कमेटी में कौन सी है, एस्टिमेट कमेटी है, और इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 30 हैं, पूरे के पूरे लोकसभा से आते हैं। जॉइंट कमेटीज़ में राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं। इसमें पहली है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है। दोनों में मेंबर 22 हैं। और ध्यान देने वाली बात है, दोनों में मेजॉरिटी किसकी है, लोकसभा की है। तो लोकसभा से 15 मेंबर आते हैं, राज्यसभा से 7 मेंबर आते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसमें फाइनेंशियल कमेटी हो गई, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हो गई, इंक्वायरी कमेटी हो गई, कमेटी ऑन स्क्रूटनाइजिंग एंड कंट्रोल हो गई, हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी हो गई, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रिसेंटली एक वक्फ बिल पास हुआ है ना, या फिर लाया गया था, तो उसको जॉइंट जेपीसी बनाई गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। तो ये आपका होमवर्क है, ये कैसी कमेटी है, ठीक है, और रिसेंटली इसके मेंबर कौन कौन से हैं, है ना। जॉइंट सिटिंग देखते हैं। तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कहाँ से ड्राइव होता है, 108 जो 8 नंबर का आर्टिकल है वहाँ से। अब ये कॉल्ड बाई प्रेसिडेंट इसको जॉइंट सिटिंग कॉल करता है ना। हेडेड बाई द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कॉल्ड सो फॉर 3 बार बुलाया गया है। इन डवरी प्रोविजन बिल जो कि 1961 में हुआ था, बैंक सर्विस कमीशन जो रिपील कर लिया गया था वो 1978 में, और पोटा इन 2008, ठीक है। रिलेटेड बिल कौन कौन से, ये ऑर्डिनरी है और फाइनेंस बिल, मतलब दोनों डिस्कस किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनी बिल डिस्कस नहीं होता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल डिस्कस किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मनी बिल क्या होता है। ये देखिए प्रोविजन कहाँ पहले देख लेते हैं, आर्टिकल 109 और 110 में आता है रिलेटेड प्रोविजंस। इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको, ठीक है। और सर्टिफिकेशन इसका कौन देता है कि मनी बिल है कि नहीं है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा देते हैं, ठीक है। राज्यसभा कैन होल्ड, है ना, 14 दिनों तक ही होल्ड कर सकता है, इस पर डिस्कशन कर सकता है। उसके बाद इसको नेचुरली मान लिया जाता है कि मनी बिल राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया है। उनमें उसके ऑब्जेक्शंस जनरली रिसीव नहीं किए जाते हैं। एट टाइम्स वो डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि उसके जो सजेशंस हैं, कुछ डिस्कशंस हैं, उनको इनकलकेट करती है कि नहीं, एंटरटेन करती है कि नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ 1 लाइनर फैक्ट्स क्या है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा चेयरमैन बनाया जाता है इनका। नॉर्मली द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम मेंबर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा। ये ऐसा एक कह लीजिए ट्रेंड बना हुआ है ना, कि इन्होंने मतलब अपोजिट जो अपोजिशन का मेंबर होगा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसी को चेयरमैन बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, 1980 में पास किया गया था। देखिए ये मतलब है तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, लेकिन ये अगर एक्ट की बात की जा रही है तो यहाँ भी मेंशन कर दिया, तो कोई गलत नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, ये 12 हैं, हमने देख ही चुके हैं।
द फर्स्ट एक्ट्रेस हु वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, ये है नरगिस दत्त, आपके संजय दत्त की माता जी हैं, ठीक है। फिर आते हैं 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, बहुत बड़ा चैप्टर भी। अगर लक्ष्मीकांत देखें तो सबसे बड़ा चैप्टर पार्लियामेंट का ही है। मेजरली इसको हम अपने स्टेट लेजिस्लेचर से कंपेयर करके पढ़ते हैं। जब भी पढ़ते हैं दोनों चैप्टर साथ पढ़ना चाहिए, उससे क्या होता है ढेर सारी चीज़ें रिटेन कर जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर प्रोविजंस की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक पार्लियामेंट का मेंशन किया गया है। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। आर्टिकल 79 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक। अब दो जो हाउसेज हैं इनका मेंशन किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। लोकसभा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 550, राज्यसभा में 250। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब ये दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एरो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, मैं उसको बीच में क्लियर करता रहूँगा। राज्यसभा नीचे डिस्कशन है और हमारा लोकसभा का डिस्कशन यहाँ पे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं एक बार। कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 530 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट एंड अ मैक्सिमम ऑफ 20 रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, है ना। तो मैक्स टू मैक्स 20 आ सकते हैं यूटी से। आज के दिन में कितने हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 93 क्या कहता है, चूज लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक। आर्टिकल 94 क्या कहता है, स्पीकर टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू स्पीकर, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले 2 पेजों में, ठीक है। फिर आता है स्पीकर इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द लोकसभा और द मेजॉरिटी इन द ऑफ द लोकसभा, मेंबर प्रेजेंट नहीं ऑफ द लोकसभा है, माफ कीजिएगा, ठीक है। लोकसभा सेक्टोरियल फंक्शंस अंडर स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की बात करते हैं। स्टेट वाइज अलॉटमेंट ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस हम देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 दिस अलॉटमेंट विल रिमेन इन प्लेस टिल 2026, ठीक है। तो वो दिन आ ही रहा है, 2 साल और दूर है। द सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जनरली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, इनको हम ये बात कर चुके हैं। फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं, है ना। और आर्टिकल फिर क्या कहता है, आर्टिकल 100 सब पार्ट 3 क्या कहता है कि कोरम ऑफ लोकसभा इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। यानी अभी हम देख चुके हैं कि 55 मेंबर होने ही होने चाहिए। फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कब हुई थी, 13 मई को हुई थी 1952 में, और जीवी मवलंकर जी इसके फर्स्ट स्पीकर थे। मीरा कुमार वॉर द फर्स्ट वुमेन स्पीकर, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, पता नहीं कहाँ गायब कर देता है भाई छापते छापते भूल जाते हैं क्या सब कि छापना भी है। फिर देखते हैं टेन्योर, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। सब पढ़ चुके हैं हम लोग, रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिसॉल्व द परमानेंटली प्रीमेच्योरली, और ये किसके रिकमेंडेशन पे, ये पीएम के रिकमेंडेशन पे ऐसा होता है ना, पीएम के रिकमेंडेशन पे। इमरजेंसी एक्सटेंशन कितना होता है, 1 साल का होता है, बढ़ चुके। मिनिमम एज ऑफ कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए मेंबर बनने के लिए। अब थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 मेंशन किया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 238 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स क्या होने चाहिए, नॉमिनेट होने चाहिए। इलेक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 12 मेंबर जो आते हैं वो स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, वो जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको। और आप पता ही सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, अलग अलग स्ट्रीम से आते रहते हैं। एक होमवर्क कर सकते हैं कि 12 मेंबर इस समय जो लोग नॉमिनेटेड हैं वो कौन कौन से फील्ड से आए हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, ठीक। फिर आता है परमानेंट हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये डिसॉल्व किया जा सकता है। 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी 2 years। टर्म ऑफ मेंबर कितना, 6 ईयर होता है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Deputy chairman submits his resignation letter to chairman and deputy chairman can be removed by the resolution passed by majority, ठीक। अदर फैक्ट देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा की, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के पास है। प्रोविजन फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन 4th शेड्यूल ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है उसको एक बार दोबारा पढ़िएगा। आर्टिकल 252 क्या कहता है? पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो अगर दो स्टेट्स अलग अलग तरीके से एक कॉमन कॉज पे रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उस पे कोई एक्ट बना सकती है राज्यसभा। ठीक, ये ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा हैव टेन्योर ऑफ 6 years। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें ना बार बार रिपीट होंगी, बोर होने वाली चीज़ें हैं, बार बार मैं पढ़ूंगा उसको, लेकिन क्या है ना कि वो फिर दिमाग में बैठती जाती हैं, क्वेश्चन आएगा तो कम से कम गलत नहीं होगा, है ना। फिर आता है द वन हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। ठीक है, पढ़ चुके हैं। लोकसभा स्पीकर, ही हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, ये पढ़ चुके हैं। लोकसभा स्पीकर राज्यसभा वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 अप्रैल 1952 की बात हो रही है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। द वन हु लेजिस्लेट लॉ ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, ये है पार्लियामेंट, क्योंकि सेंटर के पास है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर आता मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, पढ़ चुके हैं। द आर्टिकल अंडर विच प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर पार्लियामेंट इज डिटरमाइंड बाई आर्टिकल 105, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली जब कह लीजिए डीएमके के जो एमपी हैं, है ना, सन टीवी के मालिक या फिर जॉइंट मालिक कह लीजिए, ठीक है, दयानिधि मारन, अभी रिसेंटली जब वो किसी बात पे वो बोल रहे थे या फिर कह लीजिए कह रहे थे कि जब से एयर इंडिया को टाटा को दिया गया है तब से हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उसी समय डोडा से सांसद हैं निशिकांत कामत नाम है उनका, निशिकांत दुबे नाम है, या फिर निशिकांत दुबे नाम है, जी हाँ, निशिकांत दुबे जी नाम है उनका, और झारखंड के डोडा के सांसद हैं एमपी के, बीजेपी के। तो उन्होंने कुछ कमेंट किया, ठीक है, तो उन्होंने जो डीएमके के सांसद थे उन्होंने एक चीज़ बात बोली कि मैं आपके ऊपर प्रिविलेजेस मोशन लगाने की बात करूंगा क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो इसमें इस थोड़ा सा डिटेल पढ़िएगा कि क्या क्या प्रिविलेजेस मोशन की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेंबरशिप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट असेंबली इज डीम्ड टू बी टर्मिनेटेड अनलेस ही और शी डिटरमाइंड हैज़ बीन एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द हाउस। तो ये 60 दिन कंसेक्यूटिव डे का एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उस समय पार्लियामेंट रन करती होनी चाहिए, कोई भी सेशन रन करता होना चाहिए, तो रनिंग डेज काउंट होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज़ टू बी पास्ड अप्रोप्रिएशन बिल पास होना चाहिए, तभी पैसा निकल सकता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा अपने चैप्टर या फिर जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के साथ पढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक इसका प्रोविजन दिया गया है। नंबर ऑफ जजेस की बात की जाती है, तो जब बिगनिंग हुई थी तो 8 थे, है ना, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। एट प्रेजेंट करंटली 32 हैं, ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन अभी 34 हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के दिन में 34 जजेस हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट क्या है? 28 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन डेट क्या है इसके? 26 जनवरी 1950। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आया है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954 केम इनटू फोर्स, ये 1 जून 1955 में आया। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कब आया फोर्स में? 26 अक्टूबर 2006 में आया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 कब आया? 30 जनवरी 1990 को फोर्स में आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये इनको एक सिटीजन होना चाहिए, पहली बात तो इंडिया का। शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years और शुड हैव बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, डिफरेंट कोर्ट्स कहीं पे भी, ऑल टुगेदर, है ना, फॉर 10 years। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता है आपके, किसको? प्रेसिडेंट को दे देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम। ठीक है, एडमिनिस्टर एन ओथ बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, रेजिग्नेशन किसको देते हैं? एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। रिटायरमेंट एज क्या है? 65 साल या 6 साल। ठीक है, या 6 साल है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि इनमें से जो भी चीज़ पहले हो जाए, 6 years।
अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, 124 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 क्या बात करता है, सैलरीज और ढेर सारी चीज़ें जो जजेस के बारे में। ठीक है, 126 क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक, कौन कौन करेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट, ये प्रेसिडेंट करेंगे। 27 की बात करते हैं, 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ठीक, फिर 128 की बात होती है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 129 की बात करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 132 से 136 की बात करता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आर्टिकल 141 की किसकी बात होती है यहाँ पे, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अनलेस एज टू डिस्कवरी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट अप है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, ये इनका बेसिस बनाया जाता है रिमूवल का। अब रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 5 से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इससे। प्रोसीजर क्या इस्टेब्लिश किया जाता है, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है, बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाई ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल नंबर। ठीक है, ये एक रेजोल्यूशन पास करेगा और फिर उसको फिर बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, इसको वोट करेंगे और रेजोल्यूशन पास करेंगे, तब जाके ये पास माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कुछ वन लाइन में फैक्ट फिर से आ गए हैं, देखते हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस है, हमको पता है ना, 1973 का केस है ये। गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही है। फिर द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ सबका सब बेसिक स्ट्रक्चर का बात बेसिक स्ट्रक्चर में ही आता है। ठीक है, तो फिर आता है द पावर और टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 125 सब क्लॉज 1। फिर आता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये कहीं भी अलाउड नहीं है, नॉट इन एनी कोर्ट। ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद कहीं वो प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, पहले तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर होते थे वो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेते भी नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कभी राज्यसभा या अदर काइंड ऑफ एमपी नहीं बनते थे, लेकिन गोगोई जी ने भी प्रथा तोड़ दी, तो आगे जाके कुछ हो सकता है, नोबडी नोज, है ना। अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, द कलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर सीनियर जजेस, ये 4 जजेस का कलेजियम बनता है। नेक्स्ट देखते हैं द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज वेस्टेड अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 2-3 तरह के ही पावर है मेनली, वो आप जाके उसको देखो, पढ़ो, जरूरी है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पे इस तरह से करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एवर बेंच, जो कि 13 बेंच है, 13 जजेस की बेंच थी और एट सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड इन केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में था। ठीक है, फिर आता है द आर्टिकल अंडर विच द क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ये है आर्टिकल 142, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। द वन हु हैज़ राइट टू ऑब्टेन ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ लॉ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ये है आर्टिकल 143 की बात हो रही है, और ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक मिनट जरा, तो ये आर्टिकल 143 ही था। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन ईयर 1993 की बात है। तो फर्स्ट जज, सेकंड जज एंड थर्ड जज केस, इस तरह से क्रोनोलॉजी है, उसको भी एक बार इवेंट पढ़ लीजिएगा आप, या फिर आप उससे पढ़ सकते हैं पूर्वावलोकन से, या फिर अपनी पॉलिटी की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है द वन हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हैं पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को मदर ऑफ PIL कहा जाता है। फिर आता है द लैंग्वेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमेशा इंग्लिश होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं PIL के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फुल नेम क्या है इसका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
कंट्री ऑफ ओरिजिन है आपका यूएसए। बिगिनिंग कब हुआ था इंडिया में? 1979। पीएन भगवती इसके कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रंट रनर माने जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। पीएन भगवती जी का नाम है, ये उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, फादर इन इंडिया, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस कुछ फैक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट और अदर सब्जेक्ट जो डिवाइडेड थे, और ओरिजिनल लिस्ट में कितने थे? तो यूनियन लिस्ट में अभी 100 हैं, ओरिजिनली 97 थे, 97 थे। स्टेट लिस्ट में 61 हैं, ओरिजिनली 66 थे। कंकरेंट लिस्ट में 52 हैं अभी, ओरिजिनली 47 थे, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। देखिए ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट्स पूछ देता है। आर्टिकल 371 की बात की जा रही है कि स्टेट अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर, स्पेशल पावर्स दी गई हैं, है ना, स्पेशल कैटेगराइजेशन किया गया है इनका। तो आर्टिकल 371 क्या करता है? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। फिर 371 क्या कहता है? नागालैंड के लिए है, बी है आपका असम के लिए, सी है आपका मणिपुर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है हाई कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कौन कौन से, पहली बात, कौन कौन से स्टेट्स में हाई कोर्ट हैं, और कुछ कुछ स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज के कॉमन हाई कोर्ट है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के कॉमन हाई कोर्ट हैं, वो आप देख लीजिएगा। इस पिक्चर से कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं हमें, ठीक है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर आता है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, ठीक। तो हाई कोर्ट्स के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट में एक जो टॉप लेयर, टॉप हायरार्की जो अपना मेंटेन करता है, वो वहाँ का हाई कोर्ट होता है। प्रोविजंस क्या है? ये पार्ट 6 का पार्ट है, ठीक है। चैप्टर्स, ये हाई कोर्ट आता है चैप्टर 5 में, ठीक है, और आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक कवर करता है इसके बारे में। हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट विथ एक्सेप्शंस बोले गए हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं भी, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है भाई? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 6 में आता है, चैप्टर 6 में आता है, पार्ट 6 के चैप्टर 6 में आता है, ठीक है, और आर्टिकल 233 से 237 तक इसको कवर किया गया है। हाई कोर्ट के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जज कैसा होता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। होल्ड कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। फिर आता है रेजिग्नेशन लेटर, किसको भेजते हैं? बाय राइटिंग अ लेटर अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। रिमूवल, सिमिलर प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको। अब आते हैं, 3 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स की बात की जाती है, ठीक है। पब्लिक, मैं फिर से दिमाग से हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया की बात की जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 266 क्या कहता है? उसको किसको कवर करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ऑफ एंड अदर स्टेट्स, ठीक है, ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। प्रोविजंस क्या कहते हैं इसके, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के देखते हैं। रूल एंड प्रोसीजर ऑफ एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर द पासिंग ऑफ एन एप्रोप्रिएशन बिल बाय द पार्लियामेंट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन, या फिर जो फैक्ट्स हम पढ़ रहे थे। मेन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, ये कई बार पूछा जाता है। तो देखते हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। फिर देखते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेज, अदर एक्सपेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। फिर आता है सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड पेंशन एक्सेट्रा ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पेंशन ऑफ, देखिए, पेंशन, सैलरीज अलाउंसेज ऑफ पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन अलाउंसेज और सैलरीज के बारे में नहीं लिखा है हाई कोर्ट के, क्योंकि वो इंडिविजुअल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकाला जाता है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। पेंशन यहाँ से मिलता है। और मैं एक चीज़ बात बोला था ना यहाँ पे, कि कहीं पे भी आप वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो एज अ चेयरमैन ड्रॉ करता है, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सैलरी ड्रॉ करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडियन स्टेट क्या है भाई? तो जस्ट लाइक स्टेट है, स्टेट सेंट्रल लेवल पे जिस तरह से है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। फिर आता है पार्ट 6 में आता है सब पार्ट्स, जो चैप्टर 2 है उसके अंडर आएगा। आर्टिकल 153 से 167 तक कवर किया गया है इसको। गवर्नर देख लेते हैं, गवर्नर के बारे में क्या फैक्ट है। प्रोविजंस क्या कहते हैं? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर, जैसे कि प्रेसिडेंट था सेंट्रल लेवल पे, 1 गवर्नर फॉर ईच स्टेट,
कई बार ऐसा नहीं होता है अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस में, या फिर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक गवर्नर दो स्टेट का, एक इंसान दो स्टेट का गवर्नर हो सकता है, और उसका जो सैलरी होगा वो आपस में ये लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन लेता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ the president। resignation by self signed letter addressed to the president। qualification citizen of India होना चाहिए, and completed age completed 35 years of age। स्पेशल क्या है देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्मली कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर जैसा कि सेंटर में प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। फंक्शन क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ऑर्गन कौन कौन से हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट यूनियन पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, उसी तरह यहाँ पे भी ये स्टेट लेजिस्लेचर के हिस्सा है। पावर कौन कौन सी है? टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड असेंबली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है गवर्नर के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गवर्नर क्या होता है? गवर्नर अपॉइंटेड बाय, इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। अब ये मतलब माफ़ कीजिएगा, इलेक्टोरल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके द्वारा कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है उसकी बात देखते हैं। तो नॉमिनेटेड 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाती है। तो यहाँ 1/6 है। राज्यसभा की जब बात की जा रही थी तो प्रेसिडेंट 12 लोग को अपॉइंट कर रहे थे। फिर आता है द गवर्नर अपॉइंटेड अ मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमेटी टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन ये अभी ख़त्म हो चुका है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये जाके रिकॉल कीजिए। अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल हम देख चुके हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को करते हैं, ठीक है, सेंटर में। तो बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, एक प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहले एसेंट गिवन, या तो एसेंट दे दिया जाता है, सिंपल बिल है, आया साइन कर दिया, कभी कभी विदहोल्ड कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, कुछ अदर केसेस में बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब कई बार क्या होता है, रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन। अब किसी बिल को रिटर्न भी कर दिया जाता, लेकिन ये मनी बिल के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि मनी के बिल के केस में यही इंसान ये वो उसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है, रिकमेंडेशन देता है मनी बिल के लिए, ठीक है। असेंटेड ऑन द रिसेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन भी गवर्नर ही करता है। तो देख लेते हैं कुछ जुडिशियल पावर्स इनकी। तो ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स, रेमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कम्यूट ऑफ द कह लीजिएगा कि जो फांसी का सजा होती है ना, वो कम्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, वो बस प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है वो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिटर्न अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन। मैं एक आपको सजेशन दूंगा, ये जितनी भी डिस्क्रिशनरी पावर है ना, इसका आर्टिकल जाके एक बार आप पढ़िएगा हर चीज़ के बारे में, ठीक है। ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द असेंबली। नेक्स्ट है आपका टू डिसमिस चीफ मिनिस्टर हु केम इन टू माइनॉरिटी, टू असेंट एनी बिल विदहोल्ड और रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चार इनके अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देख लेते हैं। तो ये पार्ट 6 के अंदर आता है और सब पार्ट जो चैप्टर 3 है उसके अंदर आता है। मैंशनड इन आर्टिकल 168 to 212, ठीक है। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देख लेते हैं, कितने मेंबर होते हैं? मैक्सिमम 500 होने चाहिए, मिनिमम 60 होने चाहिए। एक्सेप्शन कौन कौन है? सिक्किम और गोवा। तो आपका होमवर्क है कितने कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेते हैं। राइट्स एंड फंक्शन क्या क्या है? सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कास्टिंग वोट कब कर सकता है? एक्साइज द कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। एस्टैब्लिशेस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द हाउस एंड द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 25 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने के लिए, एमएलए बनने के लिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट कब कंस्टिट्यूट कर सकता है? क्रिएशन और प्रोविजन बाय लॉ, ठीक है। इफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट पासेस द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। आर्टिकल 171 क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, माफ कीजिएगा, ये एक परमानेंट हाउस है,
और टर्म ऑफ द मेंबर्स कितने होने चाहिए, 6 साल के होने चाहिए। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकंड ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर्स एज क्लोज एज पॉसिबल रिटायर। ठीक है, तो ये राज्यसभा की तरह ही हो रहा है। यहाँ पे मेंबरशिप देख लेते हैं, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होने चाहिए। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए 500 हैं, तो इसका 1/3 के आसपास होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स कैसे होता है, फिफ्थ सिक्स ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और 1/6 जो मेंबर होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। 163 क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। 164 सब क्लॉज ए क्या बोलता है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है 164 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर नॉट मोर देन 15%, ठीक है, बट नॉट लेस देन 12, ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो हमने एक और आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था ना, कि उसी में ये डिसाइड किया गया था, तो उसको याद रखिएगा। 164 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल में 68 है, उत्तराखंड में 70 है, पंजाब में 117 है, हरियाणा में 90 है, ठीक है, दिल्ली में 70 है, यूपी में हमारा 403 है, ठीक है, राजस्थान में 200 है, गुजरात में 182 है, एमपी में 230 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, झारखंड में 81 है, 243 आपका बिहार में है, 32 सिक्किम में है ना, एक सिक्किम एक्सेप्शन की बात हो रही थी ना, तो 40 से कम है यहाँ पे, तो सिक्किम में 32 है, अरुणाचल में 60 है, असम में 126 है, 60 आपका नागालैंड में है, और 60 आपका मणिपुर में है, 40 आपका मिजोरम में है, 60 आपका त्रिपुरा में है, 60 आपका मेघालय में है, 294 आपका कह लीजिए वेस्ट बंगाल में है, 147 आपका उड़ीसा में है, 119 आपका तेलंगाना, 117 आंध्र प्रदेश, 288 महाराष्ट्र, 224 आपका कर्नाटका में है, गोवा में 40 है, 140 केरला में है, और वो 234 आपका तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में 33 है। तो पुडुचेरी एंड सिक्किम आर एक्सेप्शंस है जहाँ पे 40 से कम है उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर की बात बोली जाती है, राइट, तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है, ठीक है, तो 3 ऑर्गन्स को ये बैलेंस करता है, एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, तो पार्लियामेंट होता है उसको बैलेंस करता है, और जुडिशरी को बैलेंस करता है। तो पावर टू टेक डिसीजन ऑन लॉ, ये जुडिशरी है, ये सुप्रीम कोर्ट है, फिर आता है हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, है ना। आपका एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, लॉ एनफोर्समेंट पावर इसके पास है ना। फिर इसमें देखते हैं प्रेसिडेंट आते हैं, आर्टिकल 52 बात बोलता है, नॉमिनल हेड है ये, इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या कंस्टिट्यूट करता है, आर्टिकल 54 में बोला गया है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात होती है। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिफैक्टो चीफ हैं, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। ठीक, अब लेजिस्लेचर के बारे में देख लेते हैं, जो कि पार्लियामेंट की बात हो रही होती है। तो पावर टू मेक लॉ या चेंज लॉ, इसमें राज्यसभा है और लोकसभा है। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की, आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, 250, और यहाँ पे मैक्सिमम 250 हैं, और इसमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, और एडवोकेट जनरल हैं। ठीक, अब देखते हैं थोड़ी सी निटिग्रिटीज देख लेते हैं। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 153 से 167 तक। गवर्नर 153 में आते हैं, और क्या होते हैं, एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये आर्टिकल 155 बोलता है, द टर्म ऑफ ऑफिस इज जनरली 5 ईयर बट एक्चुअली होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट।
फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर, डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द असेंबली इन द असेंबली, ठीक। फिर आता है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, 164 में मेंशन किया ही हुआ था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर टिल द मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे डिस्क्रिशन है, यहाँ पे गवर्नर का क्या डिस्क्रिशन है कि अगर उनको माइनॉरिटी में लगता है तो वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ये 163 में हम पढ़ चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर इन द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व, ठीक, विद द रेजिग्नेशन, ठीक है ना। फिर आता है एडवोकेट जनरल, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, 165 में मेंशन है। तो अटॉर्नी जनरल क्या था, है ना, कौन सा आर्टिकल था, आप रिकॉल करो। ये किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है, ये गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड होता है। फिर आता है फिक्स्ड इन टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड, पहली बात तो ये होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कई बार इससे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं और फाइनेंशियल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक जो पार्ट 5 का हिस्सा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे बात की जाती है। रेसिड्यूरी लेजिस्लेशन पावर्स कन्फर्ड ऑन द फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ द 3 लिस्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। 7th शेड्यूल में मेंशन है। आर्टिकल 249 क्या कहता है, मेंशन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या कहते हैं, 256 से लेकर 263 तक मेंशन है पार्ट 11 में। कंट्रोल ओवर द स्टेट इन सर्टन केसेस बाय द यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 263 क्या कहता है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू स्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो 263 के बारे में कई बार पूछा भी गया है इंटर स्टेट काउंसिल में। फाइनेंशियल रिलेशनशिप आती है 268 से लेकर 293 तक, पार्ट 12 के अंदर आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 267 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। फिर प्रोविजंस ऑफ द ग्रांट फॉर द फ्रॉम द यूनियन टू सम स्टेट्स एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो कि 218 का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में बात की जाती है। तो नेक्स्ट अप है इमरजेंसी प्रोविजन इंट्रोडक्शन में। प्रोविजन इज इन द पार्ट ऑफ ये पार्ट 18 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी आती है 252 में। प्रेसिडेंट्स रूल जिसको कहते हैं वो आता है 356 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 में, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस देख लेते हैं। तो बेसिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन क्या है, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन, तीनों कीवर्ड्स याद रखिएगा। व्हेन द सिचुएशन अराइजेज और व्हेन देयर इज ए इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ और बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिटन डिसीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो ये रिटन डिसीजन जो था ना, ये ऐड किया गया था बाद में, ठीक है। फिर अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन कौन करता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाय स्पेशल मेजॉरिटी और विद इन 1 मंथ, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। नेक्स्ट है मेंशन अंडर आर्टिकल 356, बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन क्या है, इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट और रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच government of the state cannot be carried out in accordance with the provisions of this constitution, the president may by proclamation, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इससे कभी कभी सब्सिडेंट रीजन में क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेशल क्या है, द प्रेसिडेंट एंजॉयज ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कहीं स्टेट में लग जाता है तो। द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट, ये होता है इस समय। अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे 1 मंथ था, यहाँ पे 2 मंथ है। इशू विद इन द 2 मंथ्स ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। फिर आता है अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज। फिर आता है द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज 6 मंथ, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल एवरी 6 मंथ, ठीक है। जैसे ही 6 मंथ खत्म होगा उसके बाद फिर से अप्रूव करना होगा, रिन्यू करना होगा, तो फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का। यहाँ पे प्रेसिडेंट बोल दिया मैंने, माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट। फिर आता है एक्सटेंशन अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 साल। तो 3 साल तक ही इसको प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं कहीं पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, मेंशन इन आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन क्या है, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि थ्रेट टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिया और टेरिटरी देयर ऑफ। प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन प्रोक्लेमेशन विद इन 2 मंथ्स ऑफ द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। पार्लियामेंट का अप्रूवल कब चाहिए होता है, तो पीरियड ऑफ इमरजेंसी क्या है, इज इन इफेक्ट
indefinitely unless revoked by subsequent proclamation. Provisions क्या है? Control of the center over all the affairs of the state. स्पेशल क्या है इसमें? नेवर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, कभी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। तो फाइनेंस कमीशन कहाँ पे मेंशन है? ये आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्रोविजंस क्या कहते हैं? तो प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 5 years और डैट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फंक्शंस क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। सेकंड क्या है? ग्रांटिंग एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 275। फिर आता है मेजर ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडीज। इसमें आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक। ये लैंग्वेज जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट मे रेफर टू द कमीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, अब नीति आयोग है। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में भी देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी एंड मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी भी थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। कब बनी थी ये? 1950 में बनी थी। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन थे इसके? पीएम ऑफ इंडिया थे। तो फर्स्ट चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। इसका मेजर टास्क क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ 5 year प्लान्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग बना। कब बना? 1 जनवरी 2015 में बना। तो ये रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। फुल नेम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, इसके फिर से वही बात है प्लानिंग कमीशन की तरह, पीएम साहब हैं यहाँ पे भी। पोजीशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन क्रिएट किया गया और ये सिमिलर टू कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। स्पेशल क्या है इसमें? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये बॉटम अप्रोच है, ना कि टॉप बॉटम अप्रोच है, ठीक है। लोकपाल एंड इंपॉर्टेंट कमीशंस। तो अम्बड्समैन की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया गया ओम्बड्समैन को? ये 1809 पहली बार स्वीडन में क्रिएट किया गया एज एन इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी एजेंसी, ठीक। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लोकपाल के रिलेशनशिप या फिर देख लेते हैं, थोड़े से फैक्ट्स हम क्या है यहाँ पे। तो नेम्ड लोकपाल इन 1963 बाई LM सिंघवी द्वारा इसको लोकपाल बोला गया था, ठीक है। और 3 जजेस थे यहाँ पे, आप कह लीजिए पिनाकी चंद्र घोष जो तो फर्स्ट लोकपाल चेयरपर्सन थे इंडिया के। और देर आर 4 जुडिशियल मेंबर्स एंड 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स इन द 8 मेंबर्स पैनल की गई थी, ठीक है। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने गलती से 3 बोल दिया, उसके लिए माफ़ी, ठीक। और फिर थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ऑर्डर रिलेटेड फैक्ट्स क्या है? अम्बर्समेंट इज़ द वर्ड ऑफ स्वीडिश लैंग्वेज, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ अम्बर्समेंट is representative of the people. Ombudsman is known in India as the Lokpal. The author of the book Law, Liberty and Social Justice is Justice P.B. Gajendra Gadkar, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वन लाइन फैक्ट्स फिर से है। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बर्समेंट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया इन 1966 और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोरारजी देसाई। He who recommended the establishment of legal body called Lokpal at the center and the Lokayuks at the state, ये कौन थे? ये मोरारजी देसाई ने recommend किया था। A person who is or has been the Chief Justice of India or the Judge of Supreme Court is qualified to be chairperson of Lokpal. The chairperson and the each member shall continue to hold office. कब तक कर सकते हैं? 5 साल from the date of the joining or till the age of 70 years, whichever is earlier, ठीक। नेक्स्ट है द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन विल बी सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन कमिटी फॉर द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ लोकपाल, ठीक है। तो कमेटी के मेंबर कौन कौन है? पीएम साहब होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन होती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं
तो इंडियन कंटेस्ट में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अंडर द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस इक्वलेंट टू ओम्बड्समैन, ये क्या किया गया यहाँ पे, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट बनाया गया, असेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन 1 जनवरी 2014। ठीक, द प्रोविजंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल एट द सेंटर लेवल एंड द लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। तो ओम्बड्समैन बॉडी क्या करती है, ऑन सेंट्रल लेवल ए स्टैट्यूटरी बॉडी विथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, प्रोविजंस फॉर द चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 8 मेंबर्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन इसमें किया गया इन मार्च 2019। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया द वन हु एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त, तो ये 1971 में पहला स्टेट जो था वो आपका महाराष्ट्र था। उड़ीसा फर्स्ट स्टेट इन 1970 टू पास अ बिल रिलेटिंग टू लोकायुक्ता, लेकिन बिल पहले पास हुआ उड़ीसा में, लेकिन पहले बना कहाँ, महाराष्ट्र में। अब थोड़े इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है वोहरा कमेटी रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेक्सस अमॉन्ग पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। सेकंड है राजमन्नर कमीशन की बात करें, रिकमेंडेड टू फेज आउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, फॉर्म्ड इन अब कब ये फॉर्म हुआ था, ऑन 12 अक्टूबर 1993। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये कमिटी कंस्टिट्यूट हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पावर कौन से हैं, फॉर एडवाइजरी नेचर ओनली। ठीक है, तो इन लोग को मतलब कहते हैं ना कि टाइगर विदाउट टूथ है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, 5 जनवरी 1966 में। चेयरपर्सन कौन थे उस समय, मोरारजी देसाई। सजेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया। फिर 1967 में के हनुमंथैया बने, चेयरमैन थे। मेंबर कौन था, देवव्रत मुखर्जी। ठीक है, अब ये पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट सब्जेक्ट्स एंड रिलेटेड टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं, शेयर भी कर चुका हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हो। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्साइज इज कास्टिंग वोट ओनली जब इन सिचुएशन ऑफ टाई, हम पढ़ चुके हैं। आफ्टर जनरल इलेक्शन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, ये प्रोटेम स्पीकर करते हैं। द वन हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर, हम देख चुके हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये भी बात हो चुकी है हमारी। फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ इंडिया जो गवर्नमेंट है उसके बाद बात करते हैं। तो लॉर्ड रिपन जो होते हैं ये फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है इनको। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और एक पंचायती राज सिस्टम आता है। ठीक है, तो पहली बार जो इसके बारे में बात हुई थी तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में बनी, उसको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज। ठीक है, सजेशंस क्या थे, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे। ठीक, थोड़े और फैक्ट देख लेते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम गॉट constitutional स्टेटस ऑन बाई 73rd Constitutional Amendment Act 1992. There is a provision of 1/3 रिजर्वेशन वुमेन इन पंचायत। ठीक है, और किसके अंदर आता है, आर्टिकल 243D सब क्लॉज 3 की बात हो। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज सिस्टम केम इनटू फोर्स, ये डेट याद रखना 24 अप्रैल 1993 में आया था। द आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, ये आर्टिकल वो 243 से लेकर 243O तक होता है। ठीक है, द पंचायती राज सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 और ये नागौर राजस्थान में इनॉग्रेट उन्होंने किया था। ठीक है, कुछ अदर रिलेटेड कमिटीज़ हैं, देख लेते हैं उनको भी। अशोक मेहता कमेटी है, ये 77 में आई थी। GVK राव कमेटी है, 85 में आई थी। LM सिंघवी कमेटी है, 86 में आई थी। PK थुंगन कमेटी है, 88 में आई थी। थोड़ा सा पंचायती राज सिस्टम के बारे में और देख लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में कौन सजेशन दिया था, अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। द वीक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज कॉल्ड ग्रास विदाउट रूट, ये GVK राव कमेटी ने बोला था। जनरली टेन्योर ऑफ पंचायती राज कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात होती है। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा बनाया जाता है। और सबसे जो ग्रास रूट होता है, जो पंचायती राज लेवल, ग्राम पंचायत लेवल होता है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। ठीक है, और ये पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोनों के दोनों इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है इसका, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा बनाया गया था। पार्ट 9 सब क्लॉज A के अंदर आता है।
और 12th शेड्यूल के ऐड किया गया था इसकी वजह से। म्यूनिसपैलिटी के बारे में बात करें तो म्यूनिसपैलिटी कॉर्पोरेशन आता है, काउंसिल आता है, उसके बाद नगर पंचायत। तो ये टॉप बॉटम अप में ये देखा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 74th Constitutional Amendment Act came into force in 1st June 1993. Article included in part 9 subclause A of the Constitution are from Article 243 से 240ZZ तक आता है, ठीक है। ZZ कह देंगे इसको, ठीक है। द इंडिया हैज़ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ 8 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसपैलिटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं या फिर एजेंसीज हैं, ठीक। अब ये रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल पार्टीज़ के बारे में बात कर रहा है। ओवर द ईयर्स काफ़ी चीज़ें मतलब कह लीजिए कि इवॉल्व हुई हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी उतना पूछता भी नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आता है देयर आर प्रोविजंस रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आता है। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल पार्टीज एंड स्टेट लेवल पार्टीज इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज गॉट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन 1985 बाई 52nd Constitutional Amendment Act, ठीक है। फिर और थोड़ा देखते हैं, तो अभी आज के दिन में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, तो कुछ चेंजेस आए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा कि क्या अभी चेंजेस हैं, कौन कौन सी 8 या फिर 7 या फिर कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है। तो इसी के साथ ये जो भी आपका मैगज़ीन था, है ना, पिक्टोरियल मैगज़ीन पॉलिटी का, वो ख़त्म होता है। इसके बाद 2-4 पेजेस और हैं, वो रिपीटिशन ऑफ फैक्ट हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की गई है। इंपॉर्टेंट वो अलग लिस्ट है, उसको मैं रिपीट करने कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। और आपको ये मैगज़ीन मिले तो आप बिल्कुल पढ़िए, और क्विक रिवीजन के लिए है ये, कहीं से भी रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी बेसिक किताबों का, आपके पूर्वावलोकन का, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। आप स्पेशल जब कोई फैक्ट पढ़ते हैं उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये मैगज़ीन टोटली क्विक रिवीजन के लिए है, एग्ज़ाम से पहले या फिर चलते फिरते देखते रहिए कि चीज़ें रिकॉल होती रहें, चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, उस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों जो आपके वीडियोज़ बने हुए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।